हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है टिश्यू फ्लूइड। डेफिनेशन। टिश्यू फ्लूइड वो मीडियम है जिसमें सेल्स बेस्ड रहते हैं, डूबे रहते हैं। इसे दूसरे नाम इंटरस्टिशियल फ्लूइड से भी जाना जाता है। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ECF का लगभग 20% हिस्सा बनाता है। फंक्शंस ऑफ टिश्यू फ्लूइड। कैपिलरी मेम्ब्रेन की वजह से ब्लड और सेल्स के बीच कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, इसलिए टिश्यू फ्लूइड कैपिलरी लूप में सेल्स और ब्लड के बीच विभिन्न सब्सटेंसेस के एक्सचेंज के लिए एक मीडियम का काम करता है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस कैपिलरी के आर्टीरियल एंड से टिश्यू फ्लूइड के जरिए डिफ्यूज होकर सेल्स तक पहुंचते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल्स सेल्स से इस फ्लूइड के जरिए कैपिलरी के वीनस एंड में डिफ्यूज हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड का बनना दो प्रोसेसेस में शामिल है। एक, फिल्ट्रेशन। दो, रीअब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन। टिश्यू फ्लूइड फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से बनता है। नॉर्मल तौर पर कैपिलरी के आर्टीरियल एंड में ब्लड प्रेशर, जिसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं, लगभग 30 mmHg होता है। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ब्लड से पानी और दूसरे सब्सटेंसेस को टिश्यू स्पेसेस में फिल्टर करने के लिए ड्राइविंग फोर्स या प्रेरक शक्ति है। कैपिलरी के रास्ते में यह प्रेशर धीरे धीरे गिरता है। Are you comedy me? और वीनस एंड पर यह लगभग 15 mmHg होता है। कैपिलरी मेम्ब्रेन बड़े मॉलिक्यूल्स, खासकर प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए परमिएबल नहीं होती, इसलिए ये प्रोटीन्स ब्लड में ही रहते हैं और एक प्रेशर डालते हैं जिसे ऑन्कोटिक प्रेशर या कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ये लगभग 25 mmHg होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में कांस्टेंट रहता है और ये कैपिलरी ब्लड से टिश्यू स्पेस में पानी और दूसरे मटेरियल्स की फिल्ट्रेशन के लिए एक अपोजिंग फोर्स या विरोधी बल है। हालांकि कैपिलरी के आर्टीरियल एंड में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 30 mmHg ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है। इस वजह से 5 mmHg का नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर लगातार फिल्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है। फिग 27.1 देखें। स्टार्लिंग हाइपोथेसिस। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का डिटर्मिनेशन स्टार्लिंग हाइपोथेसिस पर आधारित है। स्टार्लिंग हाइपोथेसिस बताती है कि कैपिलरी मेम्ब्रेन के जरिए नेट फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के दोनों तरफ के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंतर डिफरेंस माइनस ऑन्कोटिक प्रेशर के अंतर के प्रोपोर्शनल होती है। इन प्रेशर्स को स्टार्लिंग फोर्सेस कहा जाता है। रीअब्जॉर्प्शन। कैपिलरीज के आर्टीरियल एंड पर जो फ्लूइड फिल्टर होता है वो कैपिलरीज के वीनस एंड पर वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। यहां भी प्रेशर ग्रेडियंट एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कैपिलरीज के वीनस एंड पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम 15 mmHg और ऑन्कोटिक प्रेशर ज्यादा 25 mmHg होता है। क्यों रे? क्या किया तूने? 10 mmHg के प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से फ्लूइड वेस्ट मटेरियल्स के साथ टिश्यू फ्लूइड से कैपिलरीज में वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है। फिल्टर हुए फ्लूइड का लगभग 10% लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाता है। इस तरह कैपिलरीज के आर्टीरियल एंड पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस टिश्यू फ्लूइड बनाने में मदद करती है और वीनस एंड पर रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस टिश्यू फ्लूइड के वॉल्यूम को बनाए रखने में मदद करती है। अप्लाइड फिजियोलॉजी। एडीमा। डेफिनेशन। एडीमा को टिश्यूज में फ्लूइड के हद से ज्यादा जमा एक्यूमुलेशन से आने वाली सूजन के रूप में डिफाइन किया जाता है। ये जनरलाइज्ड या लोकल हो सकता है। वो एडीमा जिसमें पूरा शरीर शामिल हो उसे जनरलाइज्ड एडीमा कहते हैं। लोकल एडीमा वो है जो शरीर के निश्चित एरियाज में होता है, जैसे एब्डोमेन, लंग्स और एक्सट्रीमिटीज, फीट, एंकल्स और लेग्स। फ्लूइड का जमाव सेल के अंदर या बाहर हो सकता है। टाइप्स ऑफ एडीमा। एडीमा को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, इस बात पर निर्भर करते हुए कि एक्सेस फ्लूइड किस बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट में जमा हो रहा है। 1. इंट्रासेल्युलर एडीमा। 2. एक्स्ट्रासेल्युलर एडीमा। इंट्रासेल्युलर एडीमा सेल के अंदर फ्लूइड का जमाव है। ये 3 कारणों से होता है। 1. मैल न्यूट्रिशन। 2. पुअर मेटाबॉलिज्म। 3. टिश्यूज की इन्फ्लेमेशन। 1. एडीमा ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन खाना कम खाने की वजह से या कमजोर सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से होता है, जिसके जरिए न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस सप्लाई किए जाते हैं। न्यूट्रिशन की कमी के कारण सेल मेम्ब्रेन के आयोनिक पंप्स डिप्रेस हो जाते हैं, जिससे आयंस का एक्सचेंज ठीक से नहीं हो पाता। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। खास तौर पर जो सोडियम आयंस लीक होकर सेल्स के अंदर जाते हैं उन्हें बाहर नहीं फेंका जा सकता। सेल्स के अंदर एक्सेस सोडियम ऑस्मोलैरिटी बढ़ा देती है, जिससे एंडोस्मोसिस होता है और इंट्रासेल्युलर एडीमा हो जाता है। 2. एडीमा ड्यू टू पुअर मेटाबॉलिज्म।
पुअर मेटाबॉलिज्म खून की सप्लाई कम होने से होता है। पुअर ब्लड सप्लाई से ऑक्सीजन की कमी होती है। इसका परिणाम सेल मेम्ब्रेन का ठीक से काम न करना और एडीमा होता है, जैसा ऊपर समझाया गया है। 3. एडीमा ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज की इन्फ्लेमेशन के दौरान आमतौर पर सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। इस वजह से सोडियम समेत कई आयन्स सेल के अंदर चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एंडोस्मोसिस और इंट्रासेल्यूलर एडीमा हो जाता है। एक्स्ट्रासेल्यूलर एडीमा। एक्स्ट्रासेल्यूलर एडीमा को सेल के बाहर फ्लूइड के जमाव के रूप में डिफाइन किया जाता है। एक्स्ट्रासेल्यूलर एडीमा के कारण है: 1. कैपिलरीज से इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड का अबनॉर्मल लीकेज। 2. लिम्फेटिक वेसल्स में रुकावट, जो इंटरस्टिशियम से ब्लड में फ्लूइड की वापसी को रोकती है। कंडीशंस जो एक्स्ट्रासेल्यूलर एडीमा की तरफ ले जाती हैं: 1. हार्ट फेलियर। 2. रीनल डिजीज, किडनी की बीमारी। 3. प्लाज्मा प्रोटीन्स की मात्रा में कमी। 4. लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। 5. एंडोथीलियल परमिएबिलिटी का बढ़ना। 1. एडीमा ड्यू टू हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में एडीमा कई कारणों से होता है, जैसे: 1. हार्ट का ब्लड पंप करने में फेल होना। जब हार्ट वेन्स से आर्टरीज में ब्लड पंप नहीं कर पाता तो वीनस प्रेशर और कैपिलरी प्रेशर बढ़ जाता है। इससे कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ती है और ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फ्लूइड लीक होने लगता है, जिससे एक्स्ट्रासेल्यूलर एडीमा होता है। 2. हार्ट फेलियर के दौरान ब्लड प्रेशर का गिरना। ये किडनीज में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सोडियम और वाटर रिटेंशन होती है। इसलिए ब्लड और बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये बदले में कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बढ़ा देता है। ये दोनों फैक्टर्स मिलकर फ्लूइड एक्यूमुलेशन को बढ़ाते हैं और एक्स्ट्रासेल्यूलर एडीमा पैदा करते हैं। 3. हार्ट फेलियर के दौरान किडनीज को लो ब्लड सप्लाई। ये रेनिन सिक्रीशन को बढ़ाता है, जो बदले में एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन बढ़ाता है। एल्डोस्टेरॉन रीनल ट्यूब्यूल्स से ईसीएफ में सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, जिससे एक्स्ट्रासेल्यूलर एडीमा डेवलप होता है। पल्मोनरी एडीमा। पल्मोनरी एडीमा पल्मोनरी इंटरस्टिशियम में फ्लूइड का जमाव है। लेफ्ट हार्ट फेलियर में राइट वेंट्रिकल ब्लड को आसानी से पल्मोनरी सर्कुलेशन में पंप कर देता है। हालांकि हार्ट की लेफ्ट साइड की कमजोरी की वजह से ब्लड लंग्स से वापस नहीं आ पाता। ये पल्मोनरी वैस्कुलर प्रेशर को बढ़ा देता है, जिससे कैपिलरीज से पल्मोनरी इंटरस्टिशियम में फ्लूइड लीक होने लगता है, जिससे पल्मोनरी एडीमा होता है, जो जानलेवा हो सकता है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? 2. एडीमा ड्यू टू रीनल डिजीजेस, जनरलाइज्ड एडीमा। रीनल डिजीज में किडनीज वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को एक्सक्रीट करने में फेल हो जाती हैं, जिससे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की रिटेंशन होती है। इसलिए फ्लूइड ब्लड से इंटरस्टिशियल स्पेस में लीक होता है और एक्स्ट्रासेल्यूलर एडीमा पैदा करता है। शुरुआत में एडीमा पैरों में डेवलप होता है, लेकिन बाद में ये पूरे शरीर में फैल जाता है, जनरलाइज्ड एडीमा। 3. एडीमा ड्यू टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। जब प्लाज्मा प्रोटीन्स की मात्रा कम हो जाती है तो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाता है। इस वजह से कैपिलरी की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कैपिलरी फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है। इसलिए कैपिलरीज से ज्यादा मात्रा में पानी लीक होता है, ये टिश्यू स्पेसेस में जमा हो जाता है, जिससे एक्स्ट्रासेल्यूलर एडीमा डेवलप होता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स की मात्रा मैल न्यूट्रिशन, लिवर डिजीजेज, रीनल डिजीजेज, बर्न्स और इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशंस में कम हो जाती है। 4. एडीमा ड्यू टू लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, लिम्फेडीमा। लिम्फेडीमा एडीमा है जो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। ये फिलारियसिस में आम है। इस बीमारी के दौरान परजीवी कीड़े लिम्फेटिक्स में रहते हैं और लिम्फ के ड्रेनेज में रुकावट पैदा करते हैं। लिम्फ के जमाव और सेल्यूलर रिएक्शंस की वजह से सूजन आती है, जो पैरों और स्क्रोटम में बहुत प्रोमिनेंट है। इन रीजन्स में लिम्फेटिक ड्रेनेज की बार बार रुकावट से फाइब्रोसिस हो जाता है और एलिफेंटियासिस डेवलप होता है। एलिफेंटियासिस एलिफेंटियासिस लिम्फेटिक सिस्टम का एक डिसऑर्डर है, जिसमें स्किन मोटी हो जाती है और अफेक्टेड एरिया का बहुत ज्यादा एनलार्जमेंट होता है, मुख्य रूप से लिम्स, जेनिटल्स, ट्रंक के कुछ हिस्से और हेड के पार्ट्स। 5. एडीमा ड्यू टू इंक्रीज्ड एंडोथीलियल परमिएबिलिटी। कैपिलरी एंडोथीलियम की परमिएबिलिटी बर्न्स, इन्फ्लेमेशन, ट्रॉमा, एलर्जिक रिएक्शंस और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस जैसी कंडीशंस में बढ़ जाती है, जिससे फ्लूइड का रिसाव शुरू हो जाता है। ये फ्लूइड जमा होकर एडीमा डेवलप करता है। तो मैं क्या करूं? पिटिंग एंड नॉन पिटिंग एडीमा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक जेल के रूप में मौजूद है, जो लगभग एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस जैसा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोटियोग्लाइकन मेशवर्क में बंधा होता है। ये फ्लूइड की मूवमेंट के लिए कोई फ्री स्पेस नहीं देता, सिवाय माइक्रोन के कुछ 100वें हिस्से के डायामीटर के। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नॉर्मल वॉल्यूम 12 लीटर्स है और ये लगभग 3 mmHg का नेगेटिव प्रेशर लगाता है। ये एक हल्का सक्शन इफेक्ट डालता है और टिश्यूज को साथ पकड़ के रखता है। हालांकि अब नॉर्मल कंडीशंस में, जहां इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर पॉजिटिव हो जाता है। ज्यादातर फ्लूइड फ्री फ्लूइड बन जाता है, जो प्रोटियोग्लाइकन मेशवर्क से बंधा नहीं होता। ये टिश्यू स्पेसेस में आजादी से बहता है, जिससे आने वाली सूजन को एडीमा कहते हैं।
इस तरह के एडीमा को पिटिंग एडीमा कहा जाता है, क्योंकि जब इस एरिया को उंगली से दबाया जाता है तो फ्लूइड डिस्प्लेस होता है और एक गड्ढा यानी डिप्रेशन या पिट बन जाता है। जब उंगली हटाई जाती है तो पिट कुछ सेकंड्स तक रहता है, कभी कभी 1 मिनट तक, जब तक फ्लूइड उस एरिया में वापस नहीं बहता। एडीमा सेल्स की सूजन या फाइब्रिनोजन की मौजूदगी में इंटरस्टिशियल फ्लूइड के जमने क्लॉटिंग की वजह से डेवलप होता है। इसे नॉन पिटिंग एडीमा कहते हैं क्योंकि ये सख्त होता है और दबाने पर पिट नहीं बनता। I don't flex, I'm success. I don't flex, I'm success. I don't flex, I'm success. Effortless, see I got it. I don't flex, I'm success. I don't flex, I'm success. I don't flex, I'm success. Effortless, see I.